अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में हमने टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा था। टाइप 3 के बारे में टाइप 3 कल हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो लास्ट किसी लेक्चर में अगर कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। कल परसों के लेक्चर में अगर कोई इशू हो तो आप लोग पूछ लो। लास्ट लेक्चर्स में किसी का कोई इशू हो तो पूछ लो आप लोग। कल का लेक्चर मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ठीक है। ठीक है। टाइप 3 में थोड़ा सा इशू आया था कल, तो कल नेट का भी इशू था, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह टाइप 3 से दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप 3 अबाउट सभी बच्चों का ये क्वेश्चन है कि इम्यूनिटी जो है वो पेपर में इंक्लूडेड है या नहीं है, ठीक है। तो इम्यूनिटी और हाइपर सेंसिटिविटी दोनों इंक्लूडेड है। हाइपर सेंसिटिविटी इज द पार्ट ऑफ इम्यूनिटी, ओके, ठीक है। अब टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है ये मीडिएट होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से, ठीक है। और उस एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है कि ये रिएक्शन जो है ये मैनी टाइम जो है ये एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान जो रिएक्शन होता है इसकी वजह से जो है वो क्या होता है, इसकी वजह से एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है ये नॉर्मली बॉडी से पैगोसाइटोसिस के जरिए जो है वो बाहर निकलता है। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप रेस्ट करें। हमजा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, क्यों क्या हुआ? इधर इधर मेरी स्टूडेंट्स मुझे कह रही हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? अब आवाज आ रही है? ठीक है। तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो है ये जब एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान जब इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है तो उस इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है टिश्यूज के अंदर, ठीक है। मैनी कंडीशन में ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है ये नॉर्मली जो है ये रिमूव होता है पैगोसाइटोसिस के जरिए, ठीक है। लेकिन कभी कभार जो है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो
रह जाता है। अगर ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है ये अगर इन केस बॉडी के अंदर रह जाता है तो इसकी वजह से जो है ये डिपॉजिट हो जाता है टिश्यूज के अंदर, और वहाँ जहाँ पे ये डिपॉजिट होता है वहाँ पे जो है वो साइड पे जो है वो लाइसिस एंजाइम्स आते हैं। अब भी आवाज नहीं आ रही? What is the role of interviewing and interviewer? इस तरह से प्रश्न interview से conversation दो उद्देश्य ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? आपके लिए मैंने जगह भी चेंज कर ली, ठीक है, ओके। अब नॉर्मली ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है ना ये बाहर निकलता है। अगर ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है ये बॉडी के अंदर रह जाए, ये बॉडी के अंदर अगर इन केस रह जाए तो इसके वजह से जितनी भी सराउंडिंग में लाइसिस एंजाइम्स है ना, लाइसिस एंजाइम्स आ जाते हैं इसको किल करने के लिए। अब ये लाइसिस एंजाइम इनको किल करने के लिए आ जाती है, लेकिन इनके साथ साथ जो है वो सराउंडिंग टिश्यूज को भी खराब कर देते हैं। जब सराउंडिंग टिश्यूज इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो नॉर्मल टिश्यूज जो है वो भी खराब हो जाते हैं। और ये कहाँ पे डिपॉजिट होता है? ये मोस्टली ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। नहीं, ठीक है। अब समटाइम ये कॉम्प्लेक्स जो है ये वहाँ पे जो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, कल जो प्रॉब्लम आ रही थी ना वो इस चीज़ में आ रही थी प्रॉब्लम के यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कल? टू मच वॉइस इशू। अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अर्थस रिएक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। अब अर्थस रिएक्शन क्या है? अर्थस रिएक्शन जो है ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है जो कि इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपोजिशन की वजह से लोकलाइज साइट लोकली किसी साइट के ऊपर होता है। अब इसको अर्थस रिएक्शन क्यों कहा गया? इसको अर्थस रिएक्शन इसलिए कहा गया कि डॉक्टर अर्थस ने, अच्छा, कल ये बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे थे स्टूडेंट्स के फर्स्ट टाइम में इन्फेक्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में ये हुआ कि फर्स्ट टाइम जब उन्होंने लगा लिया ये सीरम, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में उधर वो जो ऑर्गेनिज्म थे वो सेंसिटिव नहीं थे। सेंसिटिविटी में थोड़ा टाइम लगता है। अब फर्स्ट टाइम में उनकी एंटीबॉडीज जो वो सेंसिटिव हो गई उस एंटीजन के खिलाफ। जब वो सेंसिटिव हो गए उस एंटीजन के खिलाफ, दोबारा जब उसने वही इंजेक्शन उस ऑर्गेनिजम्स को लगाए तो उसकी वजह से वो पहले से वो ऑर्गेनिज्म जो थे वो सेंसिटिव थे। अब पहले से जब वो सेम सेंसिटाइज ऑर्गेनिज्म थी तो उस वजह से वहाँ पे लोकलाइज इन्फेक्शन स्टार्ट हो गई, वहाँ पे जो है वो एडिमा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये एडिमेटस रिएक्शन जो थे ये अर्ली स्टेजेस में थे, लेकिन बाद में जो ये एडिमेटस रिएक्शन थी ये बाद में हेमरेजिक में चेंज हो गए और इवेंचुअली इनमें जो है वो सेल डेथ होना शुरू हो गई है, ठीक है। अब समझ आ गई आप लोगों को?
ठीक है, किसका क्वेश्चन है? निम्रा का क्वेश्चन है कि टाइप 1, 2, 3 में इमीडिएट होता है, टाइप 1 में ज़्यादा इमीडिएट होता है, 2 और 3 में उससे कम, उससे ज़्यादा टाइम लगता है। इन तीनों को इमीडिएट हम इसीलिए बोलते हैं कि इन तीनों को हम इमीडिएट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये टाइप 4 से कम टाइम लेते हैं, टाइमिंग की वजह से। टाइप 4 से इसमें कम टाइम लगता है, इसीलिए इसे इमीडिएट बोलते हैं। बाकी जो एग्जैक्ट इमीडिएट रिएक्शन है ना, इसमें इमीडिएट नहीं होता, इसमें उससे पहले होता है, उससे कम टाइम में होता है। जो स्पेसिफिक इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ठीक है, आप क्लियर है? ठीक है, अब ये टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाता है किस चीज़ की वजह से? एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की वजह से। द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट थ्रू इट्स प्रोडक्ट ऑफ एक्टिवेशन कॉजेज वस्कुलर ओक्लूजन एंड नेक्रोसिस। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया था, फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है, एक ब्लड वेसल के अंदर जो ये कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे बन गया, अब इस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया? इस कॉम्प्लेक्स ने इस ब्लड वेसल को अक्लूड किया, ब्लॉक किया। तो इस ब्लॉकेज की वजह से ब्लड जो है वो पास आउट नहीं होगा और बैक के जो ऑर्गन्स है वो सारे निक्रोटिक हो जाएंगे, वहाँ पे सेल डेथ हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आर्थस रिएक्शन। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस जो है ये एक एग्जाम्पल है इसका। इसके अलावा फार्मर लंग जो है ये एक एग्जाम्पल है, चीज वॉशर लंग जो इसका एग्जाम्पल है, वुड वर्कर लंग है, वीट मिलर लंग है, ये सारी चीज़ें जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो जो है वो खेतों में काम करता है, एक बंदा है वो जो सिर्फ चीज़ वॉशर वगैरह उधर काम कर रहा है, ठीक है, किसी वुड फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, किसी वीट मिल के अंदर काम कर रहा है तो उनको रिएक्शन जो है वो अंदर जो है वो निमोनाइटिस शुरू तो हो जाएगा, लेकिन उनके अंदर वो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टाइम क्यों लेता है? क्योंकि आराम आराम से वो चीज़ें जाके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, वो चीज़ें डिपॉजिट होके उतनी ही एरिया जो है वहाँ पे ब्लॉक हो रही है, उतनी ही एरिया जो है वहाँ पे इफेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, are these condition are caused by the inhalation of fungi and bacteria present in different product handled by the infected people। अब इन लोगों को डिजीज़ क्यों होती है? इन लोगों को डिजीज़ इसलिए होती है क्योंकि कुछ लोग जो है वो इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड लोग उन चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, उन चीज़ों को हाथ लगा लेते हैं और वो चीज़ें जो है वो हम इनहेल कर लेते हैं, तो इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है सीरम सिकनेस। सीरम सिकनेस क्या है? सीरम सिकनेस इज द सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। सीरम सिकनेस को हम सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सीरम के अंदर जब कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्लड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। जब ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है तो हर ऑर्गन जो इससे इन्फेक्ट हो सकता है, इसी वजह से हम इसे सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, ये कब होता है? ये इसमें जो है वो डिफरेंट साइड्स पे, बॉडी की किसी भी साइड के ऊपर जो है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स की जो है डिपोजिशन हो जाती है। ठीक है, द कंडीशन मैनिफेस्ट आफ्टर अ सिंगल इंजेक्शन ऑफ अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन सीरम। ठीक है, अब ये कब होता है? ये तब होता है, सीरम सिकनेस तब होता है अगर हम बाहर से किसी और ऑर्गेनिज्म से जो है वो सीरम ले लेते हैं, ठीक है, और उस सीरम को जो है वो हम इंजेक्ट करते हैं इस ऑर्गेनिज्म में। अगर बाहर से हम सीरम लेते हैं, उस सीरम को हम इंजेक्ट करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, तो उससे जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी हम किसी और ऑर्गेनिज्म से जो है वो सीरम ले लेते हैं, ठीक है, या फॉरेन बॉडी या सीरम से जो ड्रग बना है जैसे पेनिसिलिन वगैरह है, ठीक है, अगर हम ये ले लेते हैं और हम ये किसी ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में, फॉर एग्जांपल 2 से 3 दिन से लेके 2 हफ्तों तक, 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो है ये उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स होंगे? सिम्टम जो है वो फीवर होगा उसे, ठीक है, लिम्फेडेनोपैथी होगी, रैशेस होंगे, अर्थराइटिस होगा, स्प्लीनोमेगैली होगी, ठीक है, इसिनोफेलिया वगैरह हो सकते हैं। ये टिपिकल मैनिफेस्टेशंस है। ठीक है, नेक्स्ट, disease is self-limited and clear without sequel।
ये डिजीज जो है ये सेल्फ लिमिटेड डिजीज है, ठीक है, और दोबारा ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है और दोबारा आने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, हाउ एवर सीरम सिकनेस इज कंसिडर एज एन इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। वही बात आ गई कि सीरम सिकनेस को जो है वो हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर जो है ये काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन जो है वो बहुत जल्दी आता है। लेकिन हमने इसी के अंदर क्यों ऐड किया, टाइप 3 के अंदर क्यों ऐड किया, टाइप 3 के अंदर इसीलिए ऐड किया क्योंकि इसमें जो रिएक्शंस होते हैं, इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो इम्यून कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के बाद आते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन, लिम्फ एडेनोपैथी, ठीक है। निम्रा का क्वेश्चन है कि लिम्फ एडेनोपैथी क्या है। अब लिम्फ एडेनोपैथी क्या है, लिम्फ एडेनोपैथी जो है वो लिम्फ नोड्स की डिजीज है। लिम्फ नोड्स के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है लिम्फ एडेनाइटिस हो जाता है। लिम्फ एडेनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड। जब भी लिम्फ नोड के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसके बाद लिम्फ नोड जो है वो स्वेल हो जाते हैं, सोलन हो जाते हैं, ठीक है। तो सोलन लिम्फ नोड को हम कहते हैं लिम्फ एडेनोपैथी। लिम्फ नोड्स का पता है आप लोगों को? यहाँ तो कोई क्वेश्चन। इम्यून कॉम्प्लेक्स रिपीट कर दो। इम्यून कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है राबियाजिया। राबियाजिया कह रहे कि इम्यून कॉम्प्लेक्स रिपीट कर दो, ठीक है। इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या है, जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलती है, ये एक रिएक्शन करते हैं, उसे एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, ठीक है। वो इम्यून कॉम्प्लेक्स किस चीज़ का होता है, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है ये एंटीबॉडी और एंटीजन के मिलाप से बनता है। ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है ये नॉर्मली बॉडी से जो है वो बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, ठीक है। लेकिन अगर इन केस ये किसी ऑर्गन के अंदर, किसी टिश्यू के अंदर जो है ये किसी वजह से ये बाहर नहीं गया, वहाँ पे जो है ये डिपॉजिट हो गया, तो वहाँ पे जो है ये लोकलाइज इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, लोकलाइज इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। और जो बाकी हमारी लाइसिस मटेरियल है वो आके उसके ऊपर एक्ट करते हैं, तो सराउंडिंग टिश्यूज जो उसके साथ डिस्टर्ब हो जाते हैं। सॉरी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीजेस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स कंट्रीब्यूट टू द पैथोजेनेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ कंडीशन अदर देन सीरम सिकनेस। ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है ना, एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स बनता है, इसकी वजह से काफ़ी सारी डिजीजेस हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकती है, ड्रग रिएक्शंस की डिजीजेस हो सकती है, इन्फेक्शियस डिजीजेस हो सकती है, ठीक है। ऑटो इम्यून में सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस हो सकता है, रूमेटाइटिस अर्थराइटिस हो सकता है, गुड पॉस्चर सिंड्रोम हो सकता है। ड्रग रिएक्शन के अंदर एलर्जीज, पेनिसिलिन से एलर्जी हो सकती है, सल्फोनामाइड्स वगैरह से एलर्जी हो सकती है। इन्फेक्शियस डिजीज अगर हम देखें तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, मोनोन्यूक्लियोसिस, मलेरिया, ट्राइपेनोसोमियासिस हो सकता है। तो ये सारी डिजीजेज जो है ये किन चीज़ों की वजह से होता है, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपोजिशन की वजह से होती है, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ऑटो इम्यून डिजीज का बता दें। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये है, ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिक, अपना। ऑटो मीन अपना, सेल्फ। ओके, ऑटो मीन्स सेल्फ।
है। तो ऑटो इम्यून का मतलब क्या है? ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसने अपने ही सेल्स के खिलाफ जो है वो लड़ना शुरू किया, अपने ही सेल्स के खिलाफ जो है वो अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करके वहां पे डिजीज कॉज करते हैं, उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इसे क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन था? सिंड्रोम और डिजीज में क्या फर्क है? सिंड्रोम इज बेसिकली क्लस्टर ऑफ डिजीज। सिंड्रोम के अंदर काफी सारे सिम्टम्स आते हैं, काफी सारे डिजीजेस आते हैं। तो सिंड्रोम इज बेसिकली क्लस्टर ऑफ डिजीज। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सिंड्रोम जो है वो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, एक कंडीशन होता है, ठीक है, या एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जो कि क्लस्टर बनाते हैं, उसे कहते हैं सिंड्रोम। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? यहाँ तक कोई और क्वेश्चन है किसी का? नहीं है, ठीक है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, नो मोर क्वेरीज, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को हम डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं, या हम उसे कहते हैं सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जो पहले हमने 3 पढ़े हैं वो थे एंटीबॉडी डिपेंडेंट या एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये, लेकिन ये जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ये सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। अब सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है मरियम शजर का क्वेश्चन है कि अगर ग्रुप में डिजीज भी हो तो वो भी सिंड्रोम ही कहलाएंगे। मोस्टली लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि एक क्लस्टर ऑफ डिजीज या एक बंच ऑफ डिजीज या एक ग्रुप ऑफ डिजीज का सिंड्रोम, ठीक है। लेकिन मोस्टली सिंड्रोम हम उसे कहते हैं ना जिसमें काफी सारे डिजीजेस के सिम्टम्स आते हो, जिसको हम कहते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एड्स बिल्कुल सिंड्रोम है, एड्स जो है वो एक सिंड्रोम है। ऑटो इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स जो है वो क्या है? एड्स जो है वो ऑटो इम्यून नहीं, सॉरी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स जो है वो एक सिंड्रोम है, क्योंकि एड्स के अंदर जो है वो काफी, एड्स के अंदर होता क्या है असल में? एड्स के अंदर ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डिफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। आपका इम्यून सिस्टम डिफिशिएंट हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो उसी की वजह से जो है वो वहाँ पे क्या होता है, उसकी वजह से आपको कोई भी डिजीज जो है वो बहुत आसानी से जो है वो इफेक्ट कर सकती है। वो चीज़ें जो पहले आपको इफेक्ट नहीं करती, मामूली से मामूली चीज़ भी आपको इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डिफिशिएंट हो गया है, ठीक है, इस वजह से। टाइप 4 स्टार्ट करें? अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लो। बिल्कुल एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, किसी का कोई और क्वेश्चन? नहीं। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को हम डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इज कॉल्ड डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बिकॉज द रिस्पॉन्स इज डिले। इसमें जो रिस्पॉन्स आता है एंटीजन से, एंटीजन का कांटेक्ट हुआ, एंटीजन के साथ हमारा प्राइमरी कांटेक्ट हुआ, उसके बाद साइन सिम्टम अपीयर होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस टाइम की वजह से जो है इसे क्या कहते हैं, इसे डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। द रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज इन्फ्लक्सेस ऑफ नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी सेल, इन पर्टिकुलरली मैक्रोफेजेस। इनके अंदर जो है वो इन्फ्लेमेटरी नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स मौजूद हैं, मोस्टली जो वो मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं।
It differ from other type of hypersensitivity by being mediated through cell mediated immunity. बाकियों से क्यों डिफरेंट है? बाकी जो है वो एंटीबॉडी से मीडिएट हो रही थी, एक जो है वो आईजी से मीडिएट हो रहा था, एक जो है वो आईजीजी और आईजीएम से मीडिएट हो रहा था, दूसरा भी आईजीजी और आईजीएम से मीडिएट हो रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो है ये एंटीबॉडी से नहीं बल्कि सेल से मीडिएट होती है, जो हमारे मैक्रोफेजेस है, नेचुरल सेल वगैरह, उससे मीडिएट होती है ये, ठीक है। अब टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी क्यों कहते हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है। अक्सर का क्वेश्चन है कि इसे डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी क्यों कहते हैं। डिले इसलिए कहते हैं ना कि इसका रिस्पॉन्स डिले आता है। फॉर एग्जाम्पल आज जो है वो मुझे कोई एंटीजन के साथ मेरा प्राइमरी कॉन्टेक्ट हुआ, महीनों बाद जो है वो मेरे अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो महीनों का टाइम लगता है, ये जो ज्यादा टाइम लगता है, इसी की वजह से इसे क्या कहते हैं, इसे डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। ओके, दिस रिएक्शन occur due to activation of specifically sensitized T lymphocyte rather than the antibody. इसमें जो है वो T lymphocyte जो है वो सेंसिटाइज होते हैं, ठीक है, इसमें एंटीबॉडीज नहीं होती। थर्ड पॉइंट रिपीट करो, थर्ड पॉइंट क्या है? The reaction is characterized by large influxes of non-specific inflammatory cells, particularly macrophages. इसके अंदर हाई, जिनका इन्फ्लक्स हाई हो, जो आसानी से जो है वो किसी चीज को इन्फ्लक्ट कर लेते हैं, किसी चीज के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स है ना, जिस तरह मैक्रोफेजेस है, इसके अंदर मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मोस्टली इसी के अंदर मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है वो कहते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो है वो जब भी इसका रिएक्शन होता है, इसमें एंटीबॉडीज जो है वो एक्टिवेट नहीं होती, बल्कि इसमें क्या एक्टिवेट हो जाता है, इसमें टी लिम्फोसाइट जो है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। इनिशियली ये रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, इनिशियली डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट कोच एंड ट्यूबरक्लोसिस इज अ लोकलाइज्ड रिएक्शन। इनिशियली ये एक साइंटिस्ट था, वो इसे ऑब्जर्व कर रहा था, वो इसे एग्जामिन कर रहा था, उसने कहा था कि ट्यूबरक्लोसिस जो है ये एक लोकलाइज्ड रिएक्शन है, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी वाज नोन एज ट्यूबरकुलिन रिएक्शन, ठीक है। और इसने इसको नाम दिया इनिशियली, ठीक, इनिशियली उसने नाम दिया ट्यूबरकुलिन रिएक्शन का, ठीक है। इनिशियली उसने क्या दिया, ट्यूबरकुलिन का नाम दिया इसे। लेटर ऑन उसने क्या किया, लेटर ऑन रियलाइजेशन दैट द रिएक्शन कैन बी रिलेटेड टू वेरियस, ठीक है। होता क्या है, इस स्लाइड को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो है वो टी लिम्फोसाइट जो है वो एक्टिवेट होते हैं, एंटीबॉडीज एक्टिवेट नहीं होती। दूसरी बात ये है कि सबसे पहले ये रॉबर्ट काउच ने जो है वो एक टिश्यू वो एग्जामिन कर रहा था ट्यूबरक्लोसिस का, तो इसने कहा था कि उसे ये लग रहा था कि ये सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस के अंदर होता है, तो उसी की वजह से उसने क्या कहा कि ये ट्यूबरकुलिन रिएक्शन है, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बाद में जब बाकी लोगों ने स्टडी किया तो ये कंडीशन बाकी डिजीजेस में भी आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये कुछ और है, ये ट्यूबरकुलिन रिएक्शन नहीं है, ये कुछ और है। तो इसी वजह से इन्होंने इसको नाम दिया डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म जो इसका है, डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स बिगिन विद द इनिशियल सेंसिटाइजेशन फेज ऑफ 1 to 2 वीक आफ्टर द प्राइमरी कांटेक्ट ऑफ द एंटीजन। जब भी एंटीजन के साथ हमारा प्राइमरी कांटेक्ट होता है तो कम से कम 1-2 हफ्ते बाद जो है वो पहला फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हेल्पर टी सेल के जो सब टाइप है CD4 सेल्स वो एक्टिवेट हो जाती है सेंसिटाइजेशन फेज के अंदर, ठीक है। द वैरायटी ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, जिस तरह लंगरहांस सेल्स है, मैक्रोफेजेस हैं, लंगरहांस जो है वो हमारे लंगरहांस सेल्स जो है वो हमारे स्किन की मैक्रोफेजेस है। जी जी बिल्कुल, इस यहाँ पे जो है वो टी लिम्फोसाइट जो है वो डिफेंसिव मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट जो है वो डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसमें जो हमारा टी लिम्फोसाइट की जो सब टाइप से CD4 सेल्स वो इन्वॉल्व है, ठीक है। और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, जिस तरह हमारे लंगरहांस सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, ठीक है, वो भी डिप्ले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा these cells are believed to pick up the antigen that enter through the skin,
दोबारा रिपीट करता हूँ अगर शोर आ रहा है तो। ये मेरे ख्याल में कॉलेज में कोई काम शुरू हुआ है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। डिलीट है, चलो जी, वो उधर शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। वीडियो तो चले, चलो कोई बात नहीं, वीडियो को यहाँ से बंद है, ठीक है। बाहर जो है वो वर्कर्स जो है वो मेरे ख्याल में काम कर रहे हैं, उस वजह से शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। रिपीट करता हूँ मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप लोग सुन लो। डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो इनिशियल सेंसिटाइजेशन फेज जो है वो 1 से 2 हफ्तों का फेज स्टार्ट हुआ है। प्राइमरी कॉन्टेक्ट जब हमारा एंटीजन के साथ होता है तो हमारा इनिशियल सेंसिटाइजेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। इसी सेंसिटाइजेशन फेज के दौरान जो है जो हमारी CD4 सेल्स है, हेल्पर टी सेल्स के जो सब टाइप्स है वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, लंगरहान सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, वो भी इसी के अंदर एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। और उन्हीं की वजह से जो है ये डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। अब इन सेल्स ने क्या करना है, दीज सेल्स आर बिलीव टू पिक अप द एंटीजन दैट एंटर थ्रू द स्किन एंड ट्रांसपोर्ट द रिंग न्यूमो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी स्किन के अंदर जो है वो कोई एंटीजन आ रहा है तो इन लंगरहान सेल्स ने क्या करना है, इन मैक्रोफेजेस ने क्या करना है, उस सेल को पकड़ लेना है। उनको पकड़ के जो वहाँ पे लिम्फ नोड्स है ना, लिम्फ नोड्स के अंदर लेके जाना है, वहाँ से पकड़ के लिम्फ नोड के अंदर लेके जाना है, ठीक है। और उसी की वजह से जो है वो टी सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। रिस्पॉन्स की समझ आ गई? आवाज़ कट रही है, दोबारा सुन लो। डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से उनका जो फर्स्ट फेज है सेंसिटाइजेशन फेज 1 से 2 हफ्ते का, उसी के अंदर हमारी CD4 सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, या जो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, लंगरहान सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। जब भी हमारी स्किन के अंदर कोई एंटीजन आता है तो ये सेल्स उसे पकड़ के जो पास वाली लिम्फ नोड्स है ना उनमें लेके जाता है, और वहां से जो है वो टी सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंटीजन की वजह से, और रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब समझ आ गई? अब एक्टिवेट हो, अब समझ आ गई इसकी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये होता है जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट एंटीजन कॉम्प्लेक्स इन द ग्रुप ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एक्सप्रेस ऑन द सेल सरफेस ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एक साइड से टी लिम्फोसाइड आया, एक साइड से जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आया। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने और टी लिम्फोसाइड ने दरमियान में एक मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनाया। जब ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो उसके बाद फॉरमोस्ट प्रोटीन एंटीजन आर हेप्टन्स एसोसिएटेड विद स्किन DTH CD4 T cell are presented with the antigen bound MHC class 2 ELIS human leukocyte antigen HLA DR HLA DP HLA DQ, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ये है कि टी लिम्फोसाइट जो है वो एक्टिवेट हो गई हैं, साथ में जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो एक्टिवेट हो गई है, ठीक है। दोनों ने एक मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एक ग्रुप बनाया बीच में, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट जो वो सेंसिटाइज हो गई है। जब टी लिम्फोसाइट सेंसिटाइज हो जाती है तो वो मुख्तलिफ साइटोकाइंस वगैरह वहाँ पे रिलीज हो जाती है, मैक्रोफेजेस आ जाती है, ठीक है। मैक्रोफेजेस जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेज जो है वो वहाँ पे ग्रेनुलोमा बना लेते हैं, ठीक है। ये एक्टिवेटेड चीजें जो है ये वहाँ पे एक ग्रेनुलोमा बना लेते हैं, ठीक है। एक बच्ची का क्वेश्चन है हेप्टन्स क्या है, ठीक है। हेप्टन क्या होता है, हेप्टन छोटे से मॉलिक्यूल होते हैं। हेप्टन जो है वो एक स्मॉल मॉलिक्यूल है जो कि लार्जर कैरियर, जो कि एक लार्जर कैरियर के साथ कंबाइन होता है, प्रोटीन के साथ जो है ये कंबाइन होता है, ठीक है। और वहाँ पे जो है ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को इनहेंस करता है, ठीक है, जिसने इसके साथ स्पेसिफिकली आके बाइंड होना होता है।
हेप्टन्स क्या है? हेप्टन्स जो है ये छोटी सी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ टाइप करता हूँ, ठीक है। हेप्टन्स जो है ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जिसने क्या करना है, व्हेन कंबाइन विद लार्जर कैरियर सच एज प्रोटीन, जिसने प्रोटीन के साथ कंबाइन हो क्या करना है, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को इलिसिट करना है, इनिशिएट करना है, जिस एंटीबॉडी ने आके इसके साथ स्पेसिफिकली बाइंड होना है, ठीक है। अब समझ आ गई यहाँ की? यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? यहाँ तक अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें। For most protein antigen are heparin associated with skin. Mostly जो है वो प्रोटीनिक एंटीजन जो है वो भी स्किन के साथ अटैच होती है, हेप्टन्स जो है वो भी अटैच होती है, ठीक है। इसके अलावा डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर, इसके अलावा हमारी जो CD4 T सेल्स हैं वो भी एंटीजन के साथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वो भी एंटीजन के साथ जो है वो कंबाइन होकर उन्होंने एक MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। उस मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स ने क्या किया, उसने आगे टी लिम्फोसाइट को सेंसिटाइज किया। पेन चाहिए? ये आपका है, ठीक है। आवाज कट के दी किस चीज़ का डेफिनेशन है? ये हेप्टन का डेफिनेशन है, ठीक है। हेप्टन क्या है? हेप्टन एक स्मॉल मॉलिक्यूल है जिन्होंने प्रोटीन के साथ कंबाइन होके एंटीबॉडीज की एंटीबॉडीज को इनिशिएट करना है, उनकी प्रोडक्शन को इनिशिएट करना है, जिन्होंने आके स्पेसिफिकली इसके साथ बाइंड होना होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो स्पेसिफिक MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बन गया, स्पेसिफिक MHC क्लास 2 एलीज आर रिकॉग्नाइज्ड टू प्रोड्यूस एक्सेसिव इम्यून एक्टिवेशन टू एंटीजन। इसने क्या करना है, इसने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना है, एंटीजन के जरिए जो है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना है, एक्सेसिव इम्यूनिटी डेवलप करनी है, ठीक है। जब बार बार एक्सपोयर होगा, ठीक है, तो इफेक्टर पेज जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। यहाँ तक जो है वो सेंसिटाइजेशन पेज था, जब बार बार एक्सपोयर होगा तो इफेक्टर पेज जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है वैरायटी ऑफ साइटोकाइन सिक्रीट करने में। जिन साइटोकाइंस ने क्या करना है, जिन साइटोकाइंस ने जाके मैक्रोफेजेस को रिक्रूट करना है, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करना है, ठीक है। या जो हमारे बाकी नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, लंगरहान सेल्स हैं, ठीक है, या जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स हैं, उनको एक्टिवेट करना है। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये रिस्पांस जो है ये 2-3 दिन तक जो है ये रिस्पांस रहता है। जब दोबारा एक्सपोयर होता है, ठीक है, जनरली जो है वो द पैथोजन इज क्लियर रैपिडली विद लिटिल टिश्यू डैमेज। जनरली जो है ये पैथोजन जो है थोड़ी सी टिश्यू डैमेज के साथ जो है ये पैथोजन जो है ये क्लियर हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में जो है ये एंटीजन जो है ये आसानी से क्लियर नहीं होता। अगर ये आसानी से क्लियर नहीं होता तो डिले टाइप हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो है ये रिस्पांस है ये प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, और जब ये प्रोलॉन्ग हो जाता है तो ये होस्ट के लिए डिस्ट्रक्टिव साबित होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंटेंस इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस स्टार्ट होगा। उस इंटेंस इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस की वजह से जो है वो ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन जो है वो विजिबल हो जाएगा, ग्रेनुलोमा एक बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी इसके टाइप्स हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अभी जो है वो बाहर काम हो रहा है और उसकी काम की वजह से जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। यहाँ पे जो है मेरे ख्याल में बाहर कोई काम हो रहा होगा तो इसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लो।
बस एक ही करके प्रेजेंट अपनी माँ को वापस जाए जो अचानक सब गई अली हमजा ठीक है, तौसीफ लास्ट स्लाइड में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तौसीफ कह रहा है कि आवाज़ कट रही थी, दोबारा रिपीट कर दे। ठीक है, तौसीफ जब ये MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो इस मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ने जो एंटीजन के खिलाफ एक्सेसिव इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट करनी है। एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स जब एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, तो जब बार बार सब्सीक्वेंट एक्सपोयर होता है तो सब्सीक्वेंट एक्सपोयर की वजह से जो है वो इफेक्टर फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब एक इफेक्टर फेज स्टार्ट हो जाता है, मैकेनिज्म पूरा बता दूं। ओके, मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है कि ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ना, ये प्रेजेंट होते हैं स्किन के ऊपर। अब इन्होंने क्या करना है, जब हमारे अंदर कोई एंटीजन आता है ना तो इन्होंने पकड़ लेना है। पकड़ के इन्होंने साथ वाली जो एडजेसेंट लिम्फ नोड्स है उन उधर ये ट्रांसफर करना है। वहां पे जो है हमारे टी लिम्फोसाइट जो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। टी लिम्फोसाइट और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है ये एक मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनाता है। उस मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ने क्या करना है, उन्होंने इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करना है, एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करना है। जब एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, जब बार बार एक्सपोयर होगा तो इफेक्टर पेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये टी सेल्स ने क्या करना है, इन टी सेल्स ने मुख्तलिफ साइटोकाइंस रिलीज करने हैं। जब मुख्तलिफ साइटोकाइंस रिलीज करेंगे तो ये साइटोकाइंस जाके मैक्रोपेजेस को या जो बाकी इन्फ्लेमेटरी सेल्स है हमारे नेचुरल किलर सेल्स वगैरह वो एक्टिवेट करेंगे। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ये रिस्पॉन्स 2-3 दिन तक रहता है। उन्होंने इस पैथोजन को बाहर निकालना है और साथ साथ सराउंडिंग टिश्यूज को थोड़ा सा डैमेज होगा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें ये एंटीजन जो ये बड़ा होता है, ठीक है, इजीली क्लियर नहीं होता, तो उसकी वजह से ये रिस्पॉन्स जो है ये प्रोलॉन्ग हो जाता है और इन प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स की वजह से होस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वहाँ पे डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, इंटेंस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पे जो है एक ग्रेनुलोमा बन जाता है। अब समझ आ गई आप लोगों को? अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। तो सिर्फ लास्ट स्लाइड कौन सा है? ये स्लाइड तो मैंने पढ़ाया नहीं है। अगर ये स्लाइड है वो तो मैंने रिपीट कर दिया। सिर्फ मैं कल से जो लेसन हुआ करेंगे ना उनके नाम का उन्हीं प्रोफेसर की लेक्चर। ठीक है, आमिर और शाहरुख का मुझे बताया वही आपकी क्वेश्चन को इंटरव्यू आई थिंक ये सेक्शन अभी कल से आपकी स्टार्ट होगी। मैं ड्रेसिंग को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। फिर वो सारी जो है वो आपको ये पॉपुलेशन को भी फॉर्म करना है कि जो है किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। क्वेश्चन के लिए टाइम दिया है आप लोगों को।
अटेंडेंस हो रही है, सिर्फ मैंने आप लोगों को जो कल से मैं आप लोगों को इनका अप्लाई करने जो एब्सेंट हुआ करूँगी, ठीक है। मेरे पास शूट नहीं है, ठीक है, शरूट नहीं है, इधर में ज़ीन नहीं है, इधर शॉपर नहीं है, आमिर नहीं है, शामिल नहीं है, ठीक है। बस ये स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मतलब ये नहीं है। तो ये पाँच ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लो, लास्ट अभी 2 मिनट्स रहते हैं। चले, ओके, हाफिज। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हो, आप लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे हम एंड करते हैं। हाफिज।